Hello everyone, I am Dr. Dishant, and in series of my lecture I am continuously talking about human system, and today we will discuss about endocrine system part फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या होती है? तो ये जब अपन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तो उसमें मेनली अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो ग्लैंड्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, इसलिए अपन ग्लैंड्स वाले टॉपिक को पूरा कवर करेंगे यहाँ पे। तो ग्लैंड्स लिखा हुआ है सेल, यानी कोई भी एक सेल हो सकती है, टिश्यू और ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस अ सिक्रीशन फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या है? कोई सेल हो सकती है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन भी हो सकता है जो कि एक पर्टिकुलर सिक्रीशन को सिक्रीट करेगा, और वो जो सिक्रीशन होगा वो अपनी बॉडी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाएगा, उसका कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा। क्लियर? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लैंड। फिर अपन क्लासीफाई करते हैं ग्लैंड को। तो जनरली 4 टाइप्स में अपन डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, और फोर्थ है मिक्स्ड ऑर्गन। तो जब ओल्ड स्टडी होती थी तब मिक्स्ड ऑर्गन को हेटेरोक्राइन ग्लैंड के अंदर ही इन्वॉल्व कर लिया जाता था, लेकिन अब रिसेंट के स्टडी के अंदर मिक्स्ड ऑर्गन को अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है। तो क्या क्या होता है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? दे रखा है दे आर ग्लैंड्स विच ड्रेन आउट देयर सिक्रीशन थ्रू द डक्ट। तो एकदम सिंपल सा मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे ये ग्लैंड मैंने दे रखी है, क्लियर? तो ये अपने सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए डक्ट का यूज करती है। क्लियर? यानी यहाँ ग्लैंड के जो भी सिक्रीशन होंगे वो डक्ट के अंदर डाले जाएंगे और उसकी सप्लाई डक्ट के थ्रू होगी, और उस डक्ट के थ्रू ही वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा। बात समझ आ गई? तो उसको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट लिखा है देयर सिक्रीशन परफॉर्म अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यस, जो भी सिक्रीशन यहाँ से निकलेगा ग्लैंड का वो आगे चल करके टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट तक अपना पहुंचेगा, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई भी ऐसी ग्लैंड है जो कि अपने एंजाइम्स रिलीज करती है, तो वो डक्ट के थ्रू कहाँ पे चले जाते हैं? वो चले जाते हैं टारगेट ऑर्गन तक, और वहाँ पे वो जो एंजाइम्स की एक्टिविटी वगैरह होती है वो परफॉर्म होती है। इसी तरीके से आप देखो मिल्क ग्लैंड है, या फिर स्वेट ग्लैंड है, या गैस्ट्रिक ग्लैंड है। यहाँ पे एग्जांपल कुछ दे रखे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, है ना, स्वेट ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड्स होती है वो अपने सिक्रीशन को बनाती ग्लैंड्स के अंदर है, फिर वो डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और एट लास्ट अपने जहाँ पे इसको फंक्शन परफॉर्म करना होता है वहाँ उस साइट पे पहुंच जाते हैं, जिसको अपन टारगेट के नाम से जानते हैं, कि मतलब वो उसका टारगेट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में यहाँ दिखाया गया है। तो आप देखो कि यहाँ ब्लड सप्लाई हो रही है, और ये ब्लड सप्लाई जरूरी होती है, हर सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स और गैसेस चाहिए होती है, इसलिए ब्लड सप्लाई हो रही है। तो आप यहाँ पे देखो ये जो सेल्स हैं, क्लियर, ये जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या है? सारी सिक्रीटरी नेचर है, मतलब सिक्रीटरी टिश्यू है ये, यानी इनसे कोई ना कोई सब्सटेंस सिक्रीट होगा, और वो सेल्स अपने सिक्रीशन को कहाँ डाल देगी? इस ल्यूमन के अंदर डाल देगी। क्लियर? और फिर ये अपने सिक्रीशन जो है, मतलब हर सेल अपना सिक्रीशन इस ल्यूमन के अंदर डाल देगी, और ल्यूमन से ये सिक्रीशन जो है वो एक डक्ट के थ्रू, ये देखो ये डक्ट हो गई, ये जो येलो कलर का आपको पूरा कैनाल दिख रहा है, इन सेल्स से जो कैनाल बन रही है, तो अपन क्या बोल रहे हैं? डक्ट। तो डक्ट के थ्रू ये कहाँ पे रिलीज होता है और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है, टारगेट साइट तक पहुंच जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड को डिफाइन कर सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करती है, और वाया दी डक्ट वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है टारगेट साइट तक। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखें तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? लिखा हुआ है दे आर आइसोलेटेड ग्लैंड्स विच डू नॉट हैव डक्ट्स, यानी इनके पास डक्ट नहीं होती है फॉर ड्रेनिंग आउट सिक्रीशन, बट इंस्टेड पोर द सेम इनटू सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर रीचिंग टारगेट साइट।
तो ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे ये जो ग्लैंड होती है ना, उनके पास में डक्ट्स नहीं होती। जैसे पहले अपन ने एक्सोक्राइन ग्लैंड देखा था तो उसके अंदर डक्ट प्रेजेंट थी ग्लैंड्स और टारगेट ऑर्गन के बीच में, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं होती है। तो वो अपने सिक्रीशन को कहाँ डाल देती है, वो अपने सिक्रीशन को डाल देती है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर वो सब्सटेंस फ्लो करता है और ब्लड के थ्रू ही वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है या टारगेट साइट तक पहुंच जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे यही दिखाया गया है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और यहाँ पे ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रही है, ये वही सिक्रीटरी सेल्स है। और ये अपने सिक्रीशन को किस में डाल रही है, डायरेक्ट ब्लड में डाल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लड की सप्लाई है। और यहाँ से वो फ्लो होकर के जाते हैं और यहाँ पे मान लो टारगेट साइट है, वहां तक वो पहुंच जाते हैं। ठीक है? तो इसमें ब्लड एज ए मीडिया के फॉर्म में यूज आता है, ब्लड के अंदर पोर कर दिया जाता है अपने सब्सटेंसेस को, और देन उसके बाद में वो टारगेट साइट तक पहुंच जाता है। क्लियर? कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, इनको सबको अपन डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में अपन कुछ फ्यू एग्जांपल यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखें हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है ना? तो मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? मिक्स का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो, यानी दो के फंक्शन या उससे ज़्यादा के फंक्शन वो एक ग्लैंड परफॉर्म करे। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होगी उसके अंदर दोनों तरह के फंक्शन देखने को मिलेंगे, मतलब एक्सोक्राइन वाली प्रॉपर्टी, एक्सोक्राइन ग्लैंड वाली प्रॉपर्टी, और एंडोक्राइन ग्लैंड वाली प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी अपने को देखने को मिलेगी। तो अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन। तो अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर दे रखा है, दे हैव बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन रीजन, एंड देयर एंडोक्राइन पार्ट पोर्स इट्स सिक्रीशन इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ बिहेव करेगा, मतलब अपने सिक्रीशन को ब्लड के अंदर डालेगा। वाइल जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा वो अपने सिक्रीशन को ड्रेन आउट करेगा इसके अंदर, डक्ट्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंक्रियाज। जब आप पेंक्रियाज को देखते हो तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। ये पेंक्रियाज हो गया, और पेंक्रियाज में इस तरीके की ब्रांचिंग देखने को मिलती है, इस तरीके से ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लो, मजा आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। और ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड होगी, ठीक है, या पैंक्रियास हो गया। अब पैंक्रियास में क्या होता है, आ, इसके जो ग्राउंड मटेरियल होता है ना, इसका जो पेरेन्काइमा होता है, उनकी सेल्स के बीच में कुछ ग्रुप्स मिलते हैं सेल के। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, क्लियर, ब्लैक डॉटेड से बना रहा हूँ। इन सेल्स के ग्रुप को अपन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। और ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर प्रॉपर्टी होती है किसकी, एंडोक्राइन प्रॉपर्टी होती है, एंडोक्राइन नेचर की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। और ये हार्मोन रिलीज करते हैं, और इनमें मेनली हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकोगॉन होता है या ग्लूकेगॉन होता है, वो यहाँ से सिक्रेट होता है। अब ये अपने सिक्रीशन को यहाँ से जो ब्लड सप्लाई हो रही होगी उसमें डाल देगी। लेकिन नेक्स्ट अपन जो पोर्शन देखते हैं वो अपन देखते हैं एक्सोक्राइन वाला पोर्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डक्ट्स देखने को मिल रही है, और इस डक्ट को अपन क्या बोलते हैं, पैंक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, पैंक्रिएटिक डक्ट। पैंक्रियाज की डक्ट है ना, इसलिए इसको अपन पैंक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। और पैंक्रियाटिक डक्ट की जो ब्रांचिंग होती है, और वहाँ जो उसका टर्मिनल पोर्शन जो रहते हैं उस पे अपने को सेल्स के ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सेल्स के ग्रुप है। जैसे मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिक्रेटरी सेल्स के ग्रुप देखने को मिल रहा है, और बीच में क्या देखने को मिल रही है, ल्यूमन देखने को मिल रही है। बीच में क्या देखने को मिल रही है, ल्यूमन देखने को मिल रही है। तो ये सिक्रेटरी सेल्स जो है अपने सिक्रीशन को इस ल्यूमन के अंदर डाल देगा,
एल्वुलस लीजन के अंदर डाल देगा और वो सिक्रीशन डक्ट के थ्रू यानी इस पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अपनी साइट पे पहुंच जाएंगे और वो साइट रहती है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम, क्योंकि आपको पता होगा अ, जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो एंजाइम सिक्रेट करता है, यहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उसमें होते हैं। ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट हो गया, एक्सोक्राइन वाला पार्ट हो गया। और इनको एसिनाई बोलते हैं अपन, पूरी स्ट्रक्चर को एसिनाई, एसिनाई। और एसिनाई ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं और फिर वो डक्ट सिस्टम के थ्रू ड्यूडेनम यानी जो अपना टारगेट है वहां तक पहुंच जाता है और उस डक्ट को अपन बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे दो चीज़ें अपने को देखने को मिली, एक एंडोक्राइन पोर्शन और एक एक्सोक्राइन पोर्शन। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों एक ही ग्लैंड के अंदर है जिसको अपन पैंक्रियास बोल रहे हैं। तो इस तरीके से पैंक्रियास जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिक्स्ड ऑर्गन। अब मिक्स्ड ऑर्गन तो एक्चुअल में होते तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इनमें ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। ऑर्गन्स की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि ऑर्गन्स के अंदर एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एक साइटोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। साइटोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वहां पे सेल बनेगी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन जो एग्जांपल लेते हैं वो टेस्टिस और ओवरी है। हालांकि टेस्टिस और ओवरी दोनों ही हेट्रोक्राइन ग्लैंड के अंडर आते हैं, लेकिन अब इसको सेपरेट कर दिया है मिक्स्ड ऑर्गन की कैटेगरी में। क्यों? कि टेस्टिस से मेल हार्मोन रिलीज होते हैं, मेल हार्मोन रिलीज होते हैं और उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी से फीमेल हार्मोन रिलीज होते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? तो दोनों क्या हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी खुद की एक्टिविटी भी होती है, एक्सोक्राइन नेचर का भी होता है ना। तो उससे सब्सटेंस भी रिलीज होते हैं और इनकी साइटोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। साइटोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब ये सेल बनाते हैं। यदि मैं टेस्टिस की बात करूं तो वो स्पर्म बना देते हैं, टेस्टिस स्पर्म बना देते हैं। और यदि मैं यहाँ ओवरी की बात करूँ तो वहाँ पे ओवा बन जाता है। तो इसलिए इनके पास में क्या होता है, दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। और उसके साथ में इसको सेपरेट क्यों किया गया हेट्रोक्राइन में, इन दो की वजह से, एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी और दूसरा साइटोजेनिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे। साइटोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वहां पे सेल डिवीजन होता है और न्यू सेल फॉर्म होती है, और वो सेल्स कौन थी, स्पर्म। तो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है और ओवरी के अंदर ओवा फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से इसको हेट्रोक्राइन कैटेगरी से निकाल करके मिक्स्ड ऑर्गन में रख दिया है। पहले की जो ओल्ड स्टडी स्टडी होती थी उसमें मिक्स ग्लैंड यानी हेट्रोक्राइन ग्लैंड के अंदर पेंक्रियास, टेस्टिस और ओवरीज को इन्वॉल्व किया जाता था। आज भी अपन इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब रिसेंट एक नई कैटेगरी बना दी गई है जिसको जिसको अपन मिक्स्ड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो इनको ऑर्गन में कंसिडर कर लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट अब आता है अपनी जो एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड पे बेस्ड है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। तो अपन क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स को यहाँ पे अपन देखते हैं। हॉर्मोन्स क्या क्या होते हैं, लिखा हुआ है कि ग्रीक वर्ड है हॉर्मोन और उसका मतलब होता है टू एक्साइट और टू सेट इन मोशन, ये इसका मीन होता है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। ये क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स होता है, मतलब मैसेज देते हैं, जानकारी देते हैं। और इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय डक्टलेस, ये की पॉइंट है, ध्यान रखना, डक्टलेस ग्लैंड विच आर ट्रांसलोकेट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम टू अदर पार्ट ऑफ फॉर इंक्लूडिंग अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, आप समझो कि ये कहना चाहते हैं कि हार्मोन एक सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशन होंगे तो अपन क्या बोलेंगे, हार्मोन। तो ये मान लो ये मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, हार्मोन है। और इन हार्मोन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और इनके अंदर एक मैसेज रहता है। तो ये केमिकल्स है और एक मैसेज रखता है, मतलब एक टारगेट साइट पर पहुंच के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, मैसेज देगा। तो मान लो ये क्या है, टारगेट साइट है या कोई भी टारगेट ऑर्गन या सेल है। क्लियर है? मान लो सेल है, ये टारगेट अपना, और इसके थ्रू कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होगा। क्लियर? तो ये हार्मोन क्या है, वो फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होंगे ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड की सप्लाई हर जगह रहती है। ये ब्लड की कैपिलरीज हो गई या ब्लड वेसल्स होगी, इसके अंदर पोर कर दिए जाते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स हो गई, मान लो बीबी ब्लड वेसल, इसके अंदर कर दिए जाते हैं पोर। अब ये केमिकल्स जो है वो इस टारगेट साइट तक पहुंचते हैं और इस सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है
वो इस मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। जैसे ही ये हार्मोन के मॉलिक्यूल्स सेल पे प्रेजेंट या टारगेट साइट पे प्रेजेंट रिसेप्टर से कंबाइन होते हैं, तो मैसेज सेल तक पहुंचाते हैं कि भाई हम इसलिए आए हैं कि आप ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करो। अब उस टारगेट साइट का जो भी फंक्शन होगा, किसी सिक्रीशन का होगा या मेटाबॉलिज्म का होगा या कुछ अदर फिजियोलॉजिकल चेंज परफॉर्म करने का होगा, तो फिर वो क्या है, टारगेट साइट, वो सेल, टारगेट साइट जो होगी, या वो सेल होगा या ऑर्गन होगा या टिश्यू जो होगा, वो फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। तो हार्मोन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला एक केमिकल है, जो कि डक्टलेस यानी ब्लड के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और टारगेट तक पहुंच करके और टारगेट की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज कराता है ना। उस चेंजिंग के लिए ही वो मैसेज लेके आता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर विद डक्टलेस, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। तो डक्टलेस यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये फ्लो होता है और कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फंक्शन परफॉर्म कराता है। तो ये जो भी मैंने डबल राइट किए हैं वो सारे क्या है, हार्मोन के की पॉइंट्स हैं, उसकी डेफिनेशन में आने चाहिए। नेक्स्ट लिखा है, फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन वाज डिस्कवर्ड बाय द बायलिस एंड स्टार्लिंग 1902। नेक्स्ट है, द टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग 1902 के अंदर हार्मोन टर्म्स दी गई थी। ये कुछ जीके के क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, once a hormone is released into the blood, it is carried to target cells that produce response to the hormone। तो ये यहाँ पे एक्चुअली अच्छे से बता दिया गया है कि जैसे कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल्स है, तो वो क्या करेगी, अपने सिक्रीशन को सिक्रेट करेगी और इसके सिक्रीशन क्या होंगे, हार्मोन होंगे। तो ये क्या है, हार्मोन है। अब ये हार्मोन सीधा सर्कुलेट होकर किस में चले गए, ये चले गए ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जाकर के ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं और फिर ब्लड जहां जहां सप्लाई होगा वहां वहां ये भी जाएंगे। तो ब्लड एट लास्ट टारगेट साइट तक या टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा। तो उसके साथ में क्या होगा, ब्लड की सप्लाई होगी तो हार्मोन की भी सप्लाई होगी। अब उन टारगेट साइट पे क्या, या टारगेट सेल्स पे क्या होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। अब ये रिसेप्टर क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं हार्मोन के लिए। तो जैसे ही हार्मोन आएगा तो इन रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होगा, तो हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन होगी। और हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन जब होती है तो यहाँ पे चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और उसकी जानकारी, उसका जो मैसेज होता है वो सेल तक जाता है। और सेल क्या करती है, उसके लिए जो भी वो हार्मोन इंफॉर्मेशन लेके आया है उसके लिए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है। मतलब यदि ये सेल कोई सब्सटेंस सिक्रेट करना चाहती है तो वो सिक्रेट करेगी, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहती है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। मतलब जो भी ये सेल्स का फंक्शन रहता है वो फिर परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज होगा। क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज और एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंज होने की वजह से फिर उसके रेस्पॉन्स में एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक सिंपल फॉर्म है, कोई हार्मोन किस तरीके से अपना वर्क परफॉर्म करवाता है और किस किस तरह से उसकी एक्टिविटी रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो हार्मोन के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, लिखा है, हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर पाउड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर पैसेज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। यस, ब्लड में डालते हैं और ब्लड जहां जहां जाता है उस तरीके से वो वहां पे पहुंच जाता है। हार्मोन एक्ट ऑन स्पेसिफिक सेल। यस, एक स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक सेल या रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। स्पेसिफिक सेल, टिश्यू और ऑर्गन और द टारगेट साइट। तो मैंने ये बताया था कि हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं, हाँ, जिस पे उसको एक्ट करना होता है उसी पे वो जा करके बाइंड होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई और यहाँ से हार्मोन रिलीज हो गए ब्लड के थ्रू, ये फ्लो करते करते अब यहाँ पे बहुत सारी सेल है मान लो, क्योंकि ब्लड तो बहुत जगह ट्रांसफर होता है ना, ये तो बहुत सारी सेल है। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे ये जो हार्मोन आए हैं उसके लिए रिसेप्टर जो है, स्पेसिफिक रिसेप्टर, वो इसी पे ही है। तो ये जाएगा तो सबके पास है, ऐसी बात नहीं है कि ये इन सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, डेफिनेटली पहुंचेगा, लेकिन इनके साथ में इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन क्या है, साइट स्पेसिफिक है, टारगेट साइट स्पेसिफिक है। टारगेट साइट स्पेसिफिक है मतलब इस हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक साइट रहेगी जिसके साथ ये बाइंड होगा और देन उसी की फिजियोलॉजी को ये चेंज कर पाएगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि हार्मोन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, दे फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर और इंफॉर्मेशनल
molecules that trigger chemical and physiological process of target cell। तो जो भी प्रोसेस रहता है हार्मोन का, वो ट्रिगर करवाता है टारगेट सेल पे। क्लियर? ये मैं आपको पहले ही बता चुका। नेक्स्ट है, since hormone reaches the target site through blood, their effect appears after a lag period. They are slow acting with the exception of adrenaline। यस, अब ये लाइन क्या कहना चाह रही है? ये लाइन ये बोल रही है कि जो जनरली जो हार्मोन होते हैं ना बेटा, वो हार्मोन में बहुत डिले इफेक्ट मिलता है, मतलब इंस्टेंट इफेक्ट नहीं होता है। जैसे नर्वस सिस्टम में तो इंस्टेंट है ना, जैसे इम्पल्स मिला या स्टिमुलस मिला तो तुरंत क्या होता है, स्टिमुलस इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अगेंस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो वो हाथों हाथ होता है, बहुत मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो वर्क परफॉर्म हो जाता है। लेकिन हार्मोन में उतनी स्पीड नहीं मिलती है, उतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता है। तो हार्मोन में बहुत टाइम लग सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हैं, तो उनमें क्या होता है, देरी होती है हार्मोन का सिक्रिट होना और उसका फिर इफेक्ट नजर आना। तो उन दोनों में क्या होता है, टाइम लग सकता है। इसलिए यहाँ पे लैग पीरियड देखने को मिल रहा है, लेटेंसी देखने को मिलती है, लैग पीरियड देखने को मिलता है। यानी लैग पीरियड का मतलब क्या हुआ, हार्मोन कब सिक्रिट हुआ और देन उसका फिर हार्मोन जो सिक्रिट हुआ उसका एक्शन कब आपको देखने को मिल रहा है। तो जब सिक्रिट होता है और देन उसके बाद में जब उसका एक्शन परफॉर्म होता है, तो उस दौरान जो टाइम लगता है उस टाइम को अपन बोलते हैं लैग पीरियड। क्या बोलते हैं, लैग पीरियड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लैग पीरियड क्या होता है। लेकिन एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बाकी जितने भी हार्मोन है उससे ज्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। एक्चुअली एड्रेनलिन खुद एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसके क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के साथ क्लोजली एसोसिएट होता है, तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं, फास्ट होता है। तो ये एक तरह का क्या है, एक्सेप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट लिख रखा है, द हार्मोन आर इफेक्टिव इन लो, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, ये नैनोग्राम में सिक्रेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका बहुत बहुत फ्यू कंसंट्रेशन क्या होती है, रिक्वायर्ड रहती है, और उससे ज़्यादा या उससे कम हो जाए तो फिर बॉडी में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। हार्मोनल डिस्टरबेंस होने की वजह से बॉडी पे साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताया गया है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया गया, जैसे एड्रेनलिन है तो उसका कितना लो कंसंट्रेशन चाहिए, लिखा है 1 in 300 मिलियन पार्ट्स के अंदर। ठीक है? तो ये एक एवरेज आइडिया दे देता है कि एड्रेनलिन की कितनी कम कंसंट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। जैसे कि इसमें दे रखा है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, ये इसका कैरेक्टर है। जैसे बताया है कि टीएसएच हार्मोन जो है वो ओनली की ओनली कौन सी ग्लैंड पे वर्क करेगा, थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा। यानी थायराइड के कार्य को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा। लेकिन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, वो पूरी बॉडी पे ही इफेक्ट डालता है, बॉडी की सेल्स पे इफेक्ट डालता है। तो स्पेसिफिक हो गया ना, मतलब टीएसएच स्पेसिफिक हो गया किसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। यानी वो सिर्फ थायराइड ग्लैंड पे ही एक्ट करेगा, उसी के फंक्शन को मॉड्यूलेट करेगा या चेंज करेगा या स्टिमुलेट करेगा। बाकी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट नहीं कर सकता वो, और करेगा भी तो उनके फंक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव किस पे होगा, थायराइड ग्लैंड तक पे ही होगा। और इस तरीके से थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो होगा, जो मतलब थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो पूरे बॉडी के सेल्स पे एक्ट करता है। तो वो भी क्या है, स्पेसिफिक है ऑल बॉडी सेल्स के लिए। तो मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा आपको एक एक्सिस बता देता हूँ। एक एक्सिस होती है अपनी बॉडी में, एक पी शेप की एक मास्टर ग्लैंड होती है, जिसको अपन पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसके जो सिक्रीशन होंगे, इसके जो हार्मोन होंगे, बॉडी की अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को या उनके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, और एक अपन थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। ये थायराइड ग्लैंड हो गई। क्लियर? ये थायराइड ग्लैंड हो गई। अब क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको अपन बोलते हैं टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जब सिक्रीट होगा, तो ये थायराइड ग्लैंड तक जाएगा और वहां के इस ग्लैंड के एक्शन को एनहांस करेगा, प्रमोट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और थायराइड ग्लैंड के फंक्शन होता है थायरोक्सिन हार्मोन बनाना। तो इस ग्लैंड के अंदर क्या बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है।
तो वो थायरोक्सिन हार्मोन इस टीएसएच के इन्फ्लुएंस में बढ़ेगा, बनेगा, और ये थायरोक्सिन हार्मोन पूरी बॉडी की सेल्स जो होती हैं उन पे एक्ट करेगा। और इनका कुछ फंक्शन होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन, काफ़ी होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में इसका काफ़ी रोल होता है। तो ये मतलब अपने फंक्शन परफॉर्म कराएगा। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला टीएसएच हार्मोन जो होगा वो एक स्पेसिफिक ग्लैंड यानी थायराइड पे एक्ट किया, और थायराइड के फंक्शन को उसने क्या किया, स्टिमुलेट किया। और थायराइड क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। तो थायरोक्सिन क्या करता है, सिक्रीट होगा, और उसका जो फंक्शन होगा वो अपनी लेवल पे परफॉर्म कराएगा। क्लियर। तो हर एक हार्मोन हर एक ग्लैंड के लिए, हर एक फंक्शन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। कॉमन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कोई भी हार्मोन आकर के किसी भी ग्लैंड को कॉमनली क्या कर देगा, स्टिमुलेट या इनिबिट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हार्मोन्स आर जनरली प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। यस, बिना किसी स्टिमुलस के हार्मोन ऐसे सिक्रेट नहीं होते हैं, कोई ना कोई स्टिमुलाई रिक्वायर्ड होता है जनरली। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यदि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे वो ट्रिगर करता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ट्रिगर करती है इंसुलिन हार्मोन के सिक्रीशन को। तो पेंक्रियास की जो एंडोक्राइन पोर्शन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसकी जो बीटा सेल्स है वो फिर इंसुलिन हार्मोन क्या करती है, सिक्रेट करती है। और जैसे इंसुलिन आता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से हार्मोन किसी ना किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है Hormones are ultimately broken down or consumed during their activity in the cells। अब जैसे मान लो ये टारगेट सेल थी, ठीक है, इस पे रिसेप्टर लगा था, और इस पे ये हार्मोन आकर के अटैच हो गया। अब जितने टाइम तक ये हार्मोन इसके साथ अटैच रहेगा तब तक वो इस सेल के साथ इंटरेक्शन में रहेगा, और इंटरेक्शन रहेगा मतलब इस फंक्शन को प्रमोट करता रहेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा के लिए वो इसके साथ अटैच रहेगा तो वो प्रोड्यूस करता ही जाएगा, प्रोलॉन्ग इफेक्ट थोड़ी रहता है। तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म करवा देता है, उसके बाद में उसका खुद का क्या होता है, डिग्रेडेशन होने लग जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। और जैसे टूटता है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होती है, और वो जो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के जो फंक्शन परफॉर्म करवा रहा था वो रुक जाता है। इसलिए हर एक हार्मोन का एक इफेक्टिव पीरियड होता है, और वो तब तक रहता है जब तक हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड रहे और फिजियोलॉजिकल एक्शन को प्रमोट करता रहे। देन उसके बाद में एक लिमिट के बाद में उस हार्मोन का ब्रेक डाउन हो जाता है, वो अलग अलग उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, और उस साइट पे उसका फंक्शन फिर हट जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बोथ डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ हार्मोन आर हार्मफुल ऑफन लीडिंग टू द सीरियस डिसऑर्डर। तो आप आगे के लेक्चर्स में देखोगे कि हार्मोन की एक्सेस सिक्रीशन से या लो सिक्रीशन से कौन कौन से बॉडी में कंडीशंस देखने को मिलती है, एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है, ये अपन देखेंगे। ठीक है। So this is all about of glands and hormone. Okay, thank you so much.